फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ा, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम इसके सेकंड लॉ की तरफ आएंगे। सेकंड लॉ एक्चुअली फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बताता है, तो उसके लिए पहले हमें मोमेंटम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहले तो मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मेजर ऑफ मोशन। इट इज द मेजर ऑफ मोशन, कितना मोशन किसी बॉडी में प्रेजेंट है, ये मोमेंटम से डिफाइन होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम एक छोटा पत्थर और एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिराएं तो ऑब्वियसली बड़ा पत्थर हमें ज्यादा हिट करेगा। लेकिन अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करें, छोटे पत्थर को बहुत ऊपर से गिराएं और बड़ा पत्थर थोड़ा सा ऊपर से गिराएं, तो उस केस में छोटा पत्थर हमें ज्यादा हिट कर जाएगा। क्यों? मास तो वही है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी वो ज्यादा हिट कर रहा है। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ मोमेंटम। जब हम इसे बहुत ऊपर ले गए और वो वहां से नीचे आ रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी? वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एक क्वांटिटी बढ़ती है जिसे हम मोमेंटम बोलते हैं, वो होता है P इक्वल टू M इंटू वी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी P की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मोमेंटम ये डिसाइड करता है कि कोई भी बॉडी कितना हिट करेगी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी बोथ। अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी मोमेंटम बढ़ेगा। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट अगर एम के एस में ले तो किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। या इसे हम न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। सीजीएस में अगर इसकी यूनिट ले तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, या इसको हम डाइन इंटू सेकेंड भी देख सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मोमेंटम। सो वी आर गिवन मास इक्वल टू 100 ग्राम। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 100 अपॉन 1000 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.1 kilogram. And also we know velocity of ball is 15 meter per second. हमें मोमेंटम बताना है, बड़ा आसान है, केवल उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो P इक्वल टू M इंटू V। हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता, वरना मोमेंटम की डायरेक्शन हम डायरेक्टली बता सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। मास 0.1 kg, velocity 15 meter per second. What is the answer? 1.5 kilogram meter per second. Now Newton's second law of motion. Newton's second law of motion है, the force applied on a body is directly proportional to rate of change in momentum. That is, F is directly proportional to rate of change in momentum, that is delta P upon delta T. Delta P is change in momentum, delta T is time taken in this change. So it is delta P, change in momentum. Let us suppose final velocity is V and initial velocity is U. Then change in momentum is mv minus mu होल अपॉन डेल्टा टी। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो एक कांस्टेंट लगाना होगा, तो F इक्वल टू के इंटू एम वी, एम कॉमन ले लेते हैं, तो V माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। यहां K की वैल्यू हम इस तरह से रखते हैं कि हर यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 रहे।
तो F इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v माइनस यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इज a. सो F इक्वल टू एम ए. F इक्वल टू एम ए. चलो अब एक एग्जाम्पल करते हैं. What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg? तो हमें दिया हुआ है mass of the body is 6 kg and acceleration is 4 meter per second square. यहां थोड़ा सा रुक जाते हैं. रुक के पहले अब ये देखें कि गिवन क्वांटिटीज एम के सिस्टम में है या नहीं. अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, पर यहां हमें दी हुई है. यहां दी हुई है तो ठीक है, हम डायरेक्ट यूज करते हैं. आपसे पूछा गया फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए. वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. 6 इंटू 4 24 kg meter per second square, and this kg meter per second square is nothing but the Newton. So 24 Newton is your answer. Now unit of force. In CGS system, unit is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम डाइन भी बोलते हैं. इन एसआई सिस्टम, यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं. इस बेसिस पर हम इनकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं. जैसे अगर आपसे बोला जाए डाइन की डेफिनेशन दो, तो सीधी सी बात है, फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अ 1 ग्राम बॉडी. 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो 1 डाइन के इक्वल होगा. क्या सिमिलरली इसकी भी बना सकते हैं? 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा दैट इज 1 न्यूटन. इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी 1 न्यूटन. इसके अलावा इसकी और भी यूनिट होती है. फॉर एग्जाम्पल kgf, किलोग्राम फोर्स. The force with which a mass of 1 kilogram is attracted by the earth towards its center. 1 किलोग्राम की बॉडी जितने फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती है, दैट फोर्स इज 1 kgf. और कितने फोर्स से होती है? 9.8 न्यूटन. सो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. इसी तरह से इसकी छोटी यूनिट बन जाएगी ग्राम फोर्स. इसको यूनिट किससे बताएंगे? जीएफ. वही 1 ग्राम की कोई भी बॉडी जितने फोर्स से अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होती है दैट इज 1 ग्राम फोर्स. तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 981 डाइन. दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ फोर्स. नाउ रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. न्यूटन और डाइन में रिलेशन अपने को डिराइव करना है. वी नो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 1000 ग्राम. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर. और 1 सेकंड में कितने सेकंड होंगे? ऑब्वियसली 1. तो ये हो जाएगा 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन.
हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे रहती है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी until and unless an external force is applied on it। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करें तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अगर रुकी हुई है तो पहले वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी जीरो रहेगी। अगर चल रही है तो पहले जो वेलोसिटी थी वही उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चेंज होगी, उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। तो F इक्वल टू ma, अगर मैं F को जीरो कर दूं, if F इक्वल टू जीरो, then since mass cannot be zero for a real body, so A must be zero। A जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि V माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है? टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज जीरो। टाइम टेकन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो चेंज इन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो है तो V माइनस यू इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट V इक्वल टू यू। In vector form also this relation is valid, V vector is equal to U vector। जितनी वेलोसिटी से पहले चल रही थी उतनी वेलोसिटी से अभी भी चल रही है, लेकिन उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो इस तरह से सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है।